नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रुद्रप्रयाग से ये खबर है। बता दें आपको कि रुद्रप्रयाग को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सौगात और 85 करोड़ 94 लाख की योजनाओं का तोहफा दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। 27 करोड़ 4 लाख की लागत से 20 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। 52 करोड़ 30 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है। तो सौगात रुद्रप्रयाग वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और बताया जा रहा है कि 52 करोड़ 30 लाख की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इससे पहले रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां उन्होंने रुद्रप्रयाग वासियों को सौगात दी। 85 करोड़ से ज्यादा की बताया जा रहा है कि योजनाओं की सौगात रुद्रप्रयाग वासियों को दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो 85 करोड़ 94 लाख की योजनाओं का तोहफा दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से रुद्रप्रयाग वासियों को और 27 करोड़ 4 लाख की लागत की 20 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कार्यक्रम के तहत रुद्रप्रयाग के कालीमठ मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना उन्होंने की और इसके बाद उन्होंने कालीमठ में एक विद्युत परियोजना का लोकार्पण भी किया। अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुबह करीब 7:30 बजे कार से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान पहुंचे और जहां से 7:40 पर हेलीकॉप्टर से 7:50 पर रायका कोटमा पहुंचे। कोटमा से कार से कालीमठ पहुंचे और मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना की। उन्होंने करीब आधा घंटा मंदिर में ही पूजा अर्चना की और इसके बाद काली गंगा एक जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिलवाड़ा स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम परिसर में हिलांस के आउटलेट का लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि काश्तकारों के स्थानीय उत्पादों को वैल्यू एडिड करके हिलांस उन्हें अच्छा बाजार उपलब्ध करवा रहा है। राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विकास खंडों में ग्रोथ सेंटर्स की स्थापना की है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में किसानों को बाजार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एकीकृत आजीविका परियोजना ने अपनी हिलांस नाम का ब्रांड बनाया है। हिलांस को एक किसान हितैषी पहल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के प्रदेश व्यापी दौरे के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और फिलहाल राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा जो इकट्ठा करने के लिए पार्टी ने अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम और दौरे स्थगित किए हुए हैं। लेकिन 9 फरवरी से बीजेपी अध्यक्ष एक बार फिर विधानसभाओं में दौरा शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के दौरों को लेकर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मंजू चौहान ने बताया है कि बीजेपी अध्यक्ष अपने प्रदेश व्यापी दौरे के अंतर्गत 9 फरवरी से चौथे चरण में रामनगर और पौड़ी जिले की विधानसभाओं का दौरा करेंगे। मीडिया प्रभारी ने आगे बताया कि 12 फरवरी से सभी प्रदेश प्रवक्ता भी जिलों में प्रवास करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेंगे। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का जबरदस्त प्रभाव दिखा था। 2017 में उत्तराखंड बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और अगले महीने की 18 तारीख को बीजेपी सरकार अपना 4 साल कार्यकाल पूरा कर रही है और वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने 22 के चुनाव में 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या 22 का रास्ता बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है? क्या सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी दल कांग्रेस को चुनौती के रूप में नहीं देख रही है? बीजेपी नेताओं के ये बयानों से तो ये लगता है कि वो 2022 में फिर से सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। 2022 के चुनाव और कांग्रेस की चुनौती को लेकर बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और इसीलिए सरकार के कामकाज के दम पर राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी 57 पार करते हुए 60 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नगर निगम देहरादून में सम्मिलित हुए नए 29 वार्डों में
निगम की ओर से स्ट्रीट लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से आज से नए 29 वार्डों में 40,000 स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो गई हैं और ये स्ट्रीट लाइटें 31 मार्च तक सभी 29 वार्डों में लगाए जाने का लक्ष्य है। हालांकि नगर निगम द्वारा पहले 65,000 स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना थी, लेकिन नगर निगम द्वारा वार्डों में सर्वे कराया गया तो वार्डों में 46,000 स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही सामने आई। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 29 नए वार्डों में 46,000 स्ट्रीट लाइट ESL कंपनी द्वारा लगनी शुरू हो गई है। 31 मार्च तक सभी नए वार्डों में 46,000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। जो नए वार्ड हमारे हैं करीब 29 वार्ड नए हैं और इसमें ESL कंपनी आज से लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है और विभाग के मुताबिक इस सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर करके इसे डबल लेन बनाया जाएगा। बता दें कि लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे कई साल से जर्जर हालत में है और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने CRF से इस सड़क के निर्माण का बजट दिया था। NH ने इसके टेंडर की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। 29 जनवरी को हरिद्वार सांसद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर में इसका शिलान्यास किया था और गुरुवार सुबह विभाग ने लक्सर में रुड़की मोड़ से इस स्टेट हाईवे का निर्माण भी शुरू कर दिया। निर्माण से पहले तिराहे पर पारंपरिक तरीके से हवन और पूजन किया गया और इसके पश्चात सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने नारियल फोड़कर सड़क के निर्माण की शुरुआत की और निर्माण कर रही कंपनी के कंसल्टेंट विकास शर्मा ने बताया कि अभी फिलहाल स्टेट हाईवे की कुल चौड़ाई 12 मीटर है और इस बार हाईवे के पक्के भाग को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करके इसे सिंगल लेन की जगह डबल लेन बनवाया जाएगा। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल दी है। बादलों के डेरा डालने के बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और चारधाम समेत आसपास की ऊंची चोटी पर बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग सूखी के बाद बर्फबारी के चलते अवरुद्ध हो गया और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी सूचना मिली और वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फ की फुहारें गिरी, जबकि पर्यटक स्थल और धनौल्टी में बर्फबारी हुई। इससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 2 दिन मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान देहरादून और हरिद्वार समेत आसपास के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो चोटियों पर हल्की फुल्की हिमपात होने का आसार बताया जा रहा है और राजधानी देहरादून में बड़ा ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तो देहरादून में आज सुबह से बूंदाबांदी हुई, ये बताया गया। हल्की बूंदाबांदी हुई और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। धनौल्टी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, धनौल्टी, चक्राता, मसूरी, जोशीमठ। मौसम बदल गया अचानक से। हालांकि लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन चेहरे भी लोगों के खिलते नजर आए क्योंकि पर्यटक स्थल कहे जाते हैं। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उपद्रव करने और लाल किले में देश के झंडे का अपमान करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग लगातार तूल पकड़ रही है। हरिद्वार देहात के अधिवक्ताओं ने भी दिल्ली में दंगाइयों को देशद्रोही करार देते हुए इन पर तुरंत कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने इसे लेकर एक खबर से खास बातचीत की। क्या कुछ अधिवक्ताओं ने कहा? गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई घटना को लेकर के देश भर में बवाल की स्थिति है और साथ में सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम लक्सर तहसील में हैं और यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं, कानून के जानकार। किस तरह की मांग कर रहे हैं ये लोग, इनसे बात करेंगे। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गणतंत्र दिवस के मौके पर ये हालात बने हो। क्या कहेंगे आप? इसे लेकर के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई और तुरंत उसे गिरफ्तार करना चाहिए। तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो तो चलो किसानों का आंदोलन तो रहना चाहिए, वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये उकसाया जो इन्होंने उकसाया वो गलत किया। उन्होंने इन्हें उकसाना नहीं चाहिए था कि लाठी डंडे लेके पहुंचो और हम तुम्हारे साथ है यह। और जो लाल किले पर जो घटना हुई है बहुत बुरी घटना हुई है और उसमें जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। वो जिसने भी वो काम कराया है उसके खिलाफ देशद्रोही का वो एक्शन होना चाहिए और उन्हें तुरंत एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी सब जी। और भी अधिवक्ता मौजूद हैं। आपका नाम क्या सर? राजकुमार। राजकुमार जी, जिस तरह से देश के झंडे को उतार करके दूसरा झंडा लगाया गया है, इसमें क्या बनता है, क्या मांग है आपकी? ये देशद्रोही
का इस पर मुकदमा बनता है। और फिर दूसरी बात, ये देश को तोड़ने वाली है, खालिस्तानी वाले भट्टे थे वहाँ से। जो किसान तो पहले थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिए, और अब तो जो है ना राकेश टिकैत जो रो रहा है, यो देशद्रोही का जो मुकदमा बनाया है उस पर उससे सब बचने के लिए रो रहा है, और कुछ नहीं उसके पल्ले में, और ना वहाँ किसान है। ये तो केवल उसकी एक राजनीति चमकाने वाली बात है। उसकी राजनीतिक जमीन खिसक रही थी, उसको अपनी पुनः पाने के लिए वो ये ऐसी कार्यवाही कर रहा है। ये देखो, इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस कलेक्ट करनी होती है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में लाया जाता है तो रिमांड के लिए पर्याप्त सबूत उसके प्रस्तुत करना होगा। तो अरेस्टिंग तो तभी होती है पहले एविडेंस कलेक्ट हो जाए। मेरा कहना है कि जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने ये दंगा किया वहाँ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अधिवक्ताओं की यही मांग है। और आपने देखा भी होगा कि आज पूरे देश से स्वर उठ रहे हैं, वांछित तत्व है, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जा करके आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। ये मांग की है लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किस तरह कार्रवाई कर पाती है, चूंकि अभी तो वहाँ आंदोलन चल रहा है और वो सब लोग जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं अभी तक पुलिस के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं हुए हैं। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उत्तराखंड आप के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने एक बयान जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। आप प्रभारी ने हरीश रावत द्वारा चुनाव न लड़ने का ऐलान किए जाने को कांग्रेस की हताशा बताया है। आप प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता 2022 के चुनाव से पहले ही हथियार डाल रहे हैं और इसलिए 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में सत्ता या मुख्य विपक्ष की भूमिका में आने का दावा कर रही है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। पिछले कुछ दिनों से बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड पहुंचे थे, 4 दिन उत्तराखंड में रहे थे और लगातार सदस्यता अभियान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और इसके बाद आम आदमी पार्टी इस तरीके के दावे कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा चुनाव न लड़ने की घोषणा किए जाने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरीश रावत को मालूम है कि 2017 में वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी 2 जगहों से चुनाव हार गए थे, इसलिए अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत की अब उम्र भी हो गई है और उनको अब बद्री केदार जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। और देखिए, उत्तराखंड में किसानों पर सियासत जारी है। किसान आंदोलन के समर्थन और नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है और इसी के तहत कांग्रेस बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके तहत 15 फरवरी को प्रदेश भर में पद यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद 25 फरवरी को उधम सिंह नगर जिले में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। पदयात्राएं निकालेगी। देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने प्रेमनगर स्थित न्यू मिट्टी बेहड़ी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। विधायक गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को साकार करते हुए काम कर रही है। जनता ने अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए ही विधायक बनाकर विधानसभा भेजा है और इसीलिए किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए पहली प्राथमिकता जनता की समस्याओं को सुनना और उसका निस्तारण होना चाहिए। विधायक ने आगे कहा कि विधानसभा के सभी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण भी किया जाएगा। विधायक जोशी ने स्थानीय लोगों की समस्याओं के लिए अधिकारियों से बात भी की। पौड़ी के पाबू की ग्राम पंचायत ताल में ग्राम पंचायत भवन के शिलान्यास पर ब्लॉक प्रमुख पाबू ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पाबू ब्लॉक में बीते 1 फरवरी को ताल ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। 24 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन के निर्माण के लिए 20 लाख की धनराशि पंचायती राज और 4 लाख की धनराशि मनरेगा से आवंटित होगी, लेकिन भवन निर्माण से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया है। पाबू ब्लॉक की प्रमुख रजनी रावत ने शिलान्यास पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिलान्यास पट पर ग्राम प्रधान का नाम अंकित किया गया है, जबकि उक्त ग्राम पंचायत में प्रधान पद रिक्त है।
उक्त भवन निर्माण के ब्लॉक से भी धनराशि आवंटित होनी है। बावजूद इसके शिलापट पर ना तो ब्लॉक प्रमुख का नाम है और न ही संबंधित क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम अंकित किया गया है। उन्होंने स्थानीय उच्च विधायक और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। और खबर लक्सर से है, जहां लंढौरा की सीमा पर जंगल में एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने लक्सर पुलिस को इस मामले की सूचना दी और सूचना पर लक्सर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल को लेकर कंफ्यूज हो गई। लंढौरा पुलिस को मौके पर बुलाया गया, लेकिन लंढौरा पुलिस ने भी घटनास्थल को लक्सर का बताकर पल्ला झाड़ लिया। इस पर दोनों क्षेत्रों के पुलिस में घंटों तक रस्साकसी चलती रही और फिर लक्सर सीओ विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और लक्सर पुलिस को शव का पंचनामा करने के निर्देश दिए। तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देश के अंदर लगातार दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार शादी के नाम पर दहेज की मांग की जाती है और दहेज न मिलने पर महिला के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और जान से भी मार दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ मामला उधम सिंह नगर से सामने आया है, जहां 6 महीने पहले महिला की शादी हुई थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को काशीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष लड़की के साथ मारपीट करता था, दहेज की मांग करता था और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या कर दी। और खबर बेरीनाग से है, जहां पर नागिला गांव के एक मकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से 8 कमरों का मकान जलकर खाक हो गया। आग से कई मवेशियों की जलकर मौत बताई जा रही है। राजस्व और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से करीब 15 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। तो अचानक से भीषण आग लग गई और मवेशी की जलकर मौत हो गई है। हालांकि टीम वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंच गई है। तो राजस्व और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने का प्रयास किया गया। बेरीनाग का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई और काफी नुकसान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 15 लाख का नुकसान आग से हुआ है। अभी देखा है वो। और खबर देहरादून से है, जहां कोरोना महामारी के चलते ठप पड़े उत्तराखंड के पर्यटन कारोबार को गति देने की कड़ी में अब टिहरी झील महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव 16 और 17 फरवरी को टिहरी के कोटी में आयोजित होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक टिहरी झील महोत्सव में 2 दिन तक वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही लोक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। तो देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटक यहां पर आए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। उत्तरकाशी जिले की नगर पालिका बडकोट अंतर्गत हुए तिलाड़ी कांड उत्तराखंड में एक इतिहास का हिस्सा है और ऐतिहासिक धरोहर में जाना हर किसी का सपना जरूर होता है, और लेकिन इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंचने में आजादी से लेकर आज तक भी पहुंचने में हिचकोले खाकर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। विकास की असल रफ्तार सड़क की उपलब्धता को माना जाता है, लेकिन बडकोट में ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक पहुंचने में आज भी गाड़ियों में हिचकोले खाकर जाना पड़ता है। ये सड़क की तस्वीर किसी सामान्य सड़क मार्ग की नहीं, बल्कि बडकोट स्थित हेलीपैड और ऐतिहासिक तिलाड़ी स्मारक तक पहुंचाने वाली PWD की सड़क है, जिसमें रोजाना हजारों लोग हेलीपैड और बनाल क्षेत्र के 100 गाँव के ग्रामीण भी आवाजाही कर तहसील मुख्यालय बडकोट तक पहुंचते हैं। लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि आवाजाही करना मुश्किल है। इस मार्ग का जो भी चौड़ीकरण का, पहले तो ये हल्का वाहन मार्ग था, तो इसको चौड़ीकरण हमने इसका कर दिया है, जो गवर्नमेंट से सैंक्शन हुआ था। तो अभी लेकिन इसकी जो अभी
पेंटेड नहीं हुआ, पक्कीकरण नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें हमने एस्टीमेट भेज रखा है गवर्नमेंट को। तो एस्टीमेट सैंक्शन होने के बाद ये रोड जब पक्की हो जाएगी तो इसकी स्थायित्व भी और बढ़ जाएगी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हल्के मोटर मार्ग को 2017 में मुख्यमंत्री की घोषणा चौड़ीकरण के लिए हुई, जिसमें 2 किलोमीटर सड़क मार्ग की करीब 6 मीटर चौड़ाई के लिए 103.55 लाख की लागत स्वीकृत की गई। लेकिन ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि 3 सालों में सड़क की चौड़ाई को डीपीआर के अनुसार कटिंग ही नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज भी सड़क मार्ग के आवाजाही करने वाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। गाड़ी चलती नहीं है और हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, और मतलब ज़्यादा दिक्कत हमें परेशानी हो रही इस रोड से, ताकि ये थोड़ा पेंटिंग हो जाए इस रोड में। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है, सवारी को भी दिक्कत हो रही है ले जाने में। सवारी भी यही बोलती है कि मैं दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है हमें। सड़क पक्का करने को ग्रामीण आक्रोशित होते हैं, उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग ग्रामीणों को सड़क सुविधा के लिए आश्वस्त कर देते हैं। सड़क की हालत खस्ता है, जिसमें हादसा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकारी हैं कि अब तक पेंटिंग कार्य के लिए शासन को संस्तुति भेजने की बात कह रहे हैं। बनाल के कम से कम 100 से ऊपर गांव जुड़े हुए हैं और पर डे इसमें 50-60 टैक्सियाँ चलती हैं, लोगों का आवाजाही होती है। लेकिन जब तक इस रोड की बात आती है तो इसका जो है डामरीकरण और चौड़ीकरण आज से जो है कई सालों पहले इसका शिलान्यास भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन आज तक जो है ये रोड बिल्कुल मतलब उसके पेंटिंग और उसके नाम पे जो है बिल्कुल खोखली दिखाई दे रही है। जहाँ तक चौड़ीकरण की बात आती है, इसमें जो 6 मीटर चौड़ाई है, इसको जो है ठेकेदारों ने ले जा करके वहाँ पे कहीं से 3 मीटर और कहीं जो है 4 मीटर इतने पे छोड़ दिया है। पंचायत समिति तक बार बार आवेदन किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। अब देखना होगा कि कब तक इस सड़क मार्ग को बनाया जाना अमल में लाया जाता है। उत्तरकाशी से भगवती रतोड़ी, हिंदी खबर। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।